गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अगेन। अब हमारा सेडिमेंट्री रॉक बन चुका है। हमने हर वो प्रोसेसेस को पढ़ा जो सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक बनने के बीच में हुआ, उन सबों को हमने डिटेल में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। हमारा सेडिमेंट्री रॉक है जो कि मेनली दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है हमारा ऑटोकोथनस और दूसरा है हमारा ओलोकोथनस। ऑटोकोथनस मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारा यहाँ पे एक कार्बोनेट रॉक है, ठीक है, यहाँ पे कार्बोनेट रॉक है हमारा। तो इस कार्बोनेट रॉक को बनने के लिए कैल्शियम चाहिए होगा। तो कैल्शियम बाहर से यहाँ उसके पास पहुँचा या कैल्शियम यहीं था और यहीं पे वो रॉक बन गया। तो ऑटोकोथनस सेडिमेंट्स में क्या होता है कि हमारा कैल्शियम यहीं पे ग्रो हुआ और उसी कैल्शियम से यूज़ करके हमारा यहीं पे हमारा कैल्शियम कार्बोनेट रॉक बन गया। सेडिमेंट का ग्रोथ वहीं हुआ जहां हमारा सेडिमेंट्री रॉक बना। एलोकोथनस में हमारा कैल्शियम कहीं और से ट्रांसपोर्ट होके बेसिन में पहुंचा और यहाँ पे हमारा कैल्शियम कार्बोनेट रॉक का फॉर्मेशन हुआ। कैल्शियम कहीं और था, वहाँ से ट्रांसपोर्ट होके यहाँ तक पहुँचा है हमारा। लेकिन ऑटोकोथनस में क्या है, कैल्शियम यहीं था और यहीं पे हमारा रॉक बना। एलोकोथनस में कैल्शियम बाहर से आएगा, ऑटोकोथनस में कैल्शियम वहीं पर रहेगा। कैल्शियम ही नहीं और हर रॉक के लिए, है ना। जो सेडिमेंट कहीं दूर से आके बेसिन में डिपॉजिट करके वहाँ रॉक बनाएगा, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा एलोकोथनस। ऑटोकोथनस सेडिमेंट यहीं पे होगा, यहीं पे सेडिमेंट्री प्रोसेसेस होगा और यहाँ पे हमारा सेडिमेंट्री रॉक बनेगा, ठीक है। एलोकोथनस और ऑटोकोथनस। तो ऑटोकोथनस मतलब जहाँ है यहीं पे हमारा सेडिमेंट है और यहीं पे हमारा सेडिमेंट्री रॉक बनेगा। इसमें हमारा तीन टाइप का हमारा ये है। तो पहला हमारा केमिकल प्रेसिपिटेट्स, मतलब कोई भी केमिकल क्या करेगा कि उसी जगह पे अपने आप को, मतलब कि हमारा केमिकल जो है यहीं पे प्रेसिपिटेट किया, ठीक है, और वो केमिकल प्रेसिपिटेट सेडिमेंट का काम कर गया और यहीं पे हमारा रॉक का फॉर्मेशन हो गया। ऑटोकोथनस में यही होता है हमारा। जैसे हमारा एवोपेराइट है, ठीक है, वाटर है, वाटर में सब कुछ मिला हुआ है। अब क्या हुआ, इवापोरेशन प्रोसेस हुआ, सारा जो वाटर था वो इवापोरेट कर गया। जो उसके अंदर हमारा जो हमारा केमिकल है वो प्रेसिपिटेट कर गया और प्रेसिपिटेट करके वहाँ पे हमारा रॉक बना दिया। इवापोराइट जिप्सम, जैसे सॉल्ट है, सब सॉल्ट था, उस पानी में सॉल्ट था, है ना, उसमें से सब वाटर हम लोग क्या किए, इवापोरेट कर दिए। तो वो जो सॉल्ट था वो अब क्या हुआ, प्रेसिपिटेट हो गया और फाइनली हमारा वहीं पे रॉक बन गया। ये सॉल्ट या कोई भी और भी सेडिमेंट ये कहीं और से तो नहीं आया है, वहीं पे हमारा डिपॉजिट हो गया है, ठीक है। अब है ऑर्गेनिक डिपॉजिट। ये था हमारा केमिकल प्रेसिपिटेट, मतलब हमारा जितना भी केमिकल था सब प्रेसिपिटेट कर रहा था और प्रेसिपिटेट करके फिर वो हमारा वहीं पे रॉक बना दे रहा था। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनिक डिपॉजिट। इसमें हमारा कोल, ठीक है, कोल क्या हुआ, कोल मान लो कोई बहुत बड़ा हमारे पास जंगल है, ठीक है। अब क्या हुआ, वो स्वैम्पी एरिया हो गया। जानते हो कोल का फॉर्मेशन स्वैम्पी एरिया में होगा। वहीं पे हमारा जो जितना भी ट्री ट्रंक है सब वहीं पे सेटल कर गया, गिर गया, नीचे से खड़ा था सब नीचे की तरफ गिर गया, है ना। फिर क्या फर्दर उसमें सेडिमेंट्री प्रोसेसेस हुआ और वहीं पे वो जाके फॉर्मेशन हमारा किया, किसका, कोल का। मेसोजेनेटिक स्टेज में पढ़े थे कोल का फॉर्मेशन। तो क्या हुआ, जो हमारा ट्री ट्रंक था वो कहाँ था, यहाँ था और यहीं पे हमारा डिपॉजिट किया और यहीं पे हमारा कोल का फॉर्मेशन हुआ, इसलिए ये ऑटोकोथनस सेडिमेंट में आएगा। लाइमस्टोन भी यही होगा। लाइमस्टोन का एग्जांपल बताए थे हमारा, कैल्शियम आयन का डिपॉजिट वहीं पे होगा और वहीं पे हमारा लाइमस्टोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक। कोल जो है वो ज़रूरी नहीं है कि यहीं पे डिपॉजिट हो, यहीं पे फॉर्मेशन हो उसका, वहीं पे डिपॉजिट हो, क्योंकि जो हमारा ट्री ट्रंक है वो बाहर से भी आ सकता है। वो कोल में इन सिटू थ्योरी और ड्रिफ्ट थ्योरी है। इन सिटू थ्योरी में क्या होता है कि हमारा यहीं पे ट्री का ग्रो हुआ, यहीं पे ट्री डिपॉजिट हुआ और यहीं पे हमारा कोल का फॉर्मेशन हुआ। ड्रिफ्ट थ्योरी में हमारा क्या है कि जो ट्री ट्रंक है वो बाहर से किसी बेसिन में आया, डिपॉजिट हुआ और फिर फर्दर यहाँ पे
सेडिमेंट्री प्रोसेसेस हुआ और हमारा कोल का फॉर्मेशन हुआ। तो कोल हमारा किस में आएगा, ऑटोकोथनस सेडिमेंट में आएगा। नेक्स्ट है हमारा रेसिडुअल डिपॉजिट। रेसिडुअल डिपॉजिट में क्या हुआ कि जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है जिसके पास, है ना, जिसके पास वेदर न होने की कैपेसिटी है हमारे जिसके पास, वही रेसिडुअल कहलाएगा। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, लैटेराइट और बॉक्साइट का फॉर्मेशन होता है। मतलब जितना भी हमारा जो वेदर होने वाला रॉक है वो इजीली वेदर हो सकता है, वो सब इजीली वेदर होके वहाँ से चला जाता है। जो वहाँ बच गया, ठीक है, वो हमारा रेसिडुअल डिपॉजिट हुआ। अब वही हमारा फर्दर फॉर्मेशन कर लेता है किसका, लेटराइट का, बॉक्साइट्स का। तो ये सब हमारा ऑटोकोथनस सेडिमेंट्स में आएगा। एलोकोथनस, बाहर से हमारा सेडिमेंट आया, डिपॉजिट हुआ और हमारा रॉक का फॉर्मेशन हुआ। ये हमारा टेरिजिनस डिपॉजिट। इन जनरल जितना भी क्लेस, सिलिसिक्लास्टिक, सैंड्स एंड कंग्लोमरेट है, ये सब क्या होता है कि रॉक कहीं वेदर किया, जैसे हमारा इधर कोई माउंटेन है, यहाँ से हमारा रॉक वेदर करके बेसिन तक पहुँचा, ठीक है, और यहाँ पे हमारा सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन हुआ। इन जनरल ऐसा ही होता है। फिर पायरोक्लास्टिक डिपॉजिट क्या है हमारा, मतलब वॉल्केनिक प्रोडक्ट, ठीक है, जैसे एश, टफ, ठीक है, ये सब क्या है, ये जब वॉल्केनो निकलेगा तो उसके थ्रू इजेक्ट करेंगे बाहर। तो इसका जो सोर्स था ये यहाँ था, लेकिन कहीं और जाके वो डिपॉजिट करेगा और फिर वहाँ जाके हमारा रॉक का फॉर्मेशन बनाएगा, ठीक है, जैसे एश, टफ, वॉल्केनोक्लास्टिक, सैंड्स एंड एग्लोमरेट, ये सब क्या है, सेडिमेंट का काम करेगा, जो कि कहीं और जाके ट्रांसपोर्ट होके, किसी भी मीडियम से ट्रांसपोर्ट होके वहाँ जाके डिपॉजिट कर लेगा, ठीक है। टेरिजिनियस टाइप्स जो हमारा जनरल है। तो अभी हम पढ़ेंगे किसके बारे में, सैंडस्टोन के बारे में। सैंडस्टोन किस में आएगा, टेरिजिनियस डिपॉजिट होगा, ठीक है। कहीं पे हमारा कोई माउंटेन या कुछ रॉक फॉर्मेशन है, वो वेदर होके कहीं बेसिन में आया है और वहाँ पे हमारा डिपॉजिट हुआ है। तो यहाँ पे हम सैंडस्टोन की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ से सैंड का डिपॉजिट होके बेसिन तक पहुँचा है और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होकर यहाँ तक पहुँचा है, यहाँ पे उसका डिपोजिशन हुआ है और हमारा सेडिमेंट्री रॉक बनाया। कौन सेडिमेंट्री रॉक बनाया है, सैंडस्टोन बनाया है। अब इस सैंडस्टोन्स के बारे में पढ़ते हैं कि वो कैसे कैसे हुआ, कि उसका क्या क्या प्रोसेस उसमें हुआ, ठीक है। तो हमारा मेजॉरिटी ऑफ रॉक क्या है, सेडिमेंट्री रॉक क्या है, तो हमारा मेजॉरिटी ऑफ रॉक है मड स्टोन, उसके बाद है सैंड स्टोन, उसके बाद है हमारा लाइम स्टोन। यही तीन जो है मेजॉरिटी है हमारा सेडिमेंट्री रॉक का अर्थ सरफेस पे। तो इन्हीं के बेसिस पे हमारा सेडिमेंट्री रॉक का सैंड स्टोन का क्लासिफिकेशन हुआ है, ठीक है। तो हमारा सबसे ज़्यादा क्या था, मड स्टोन, यहाँ क्ले, उसके बाद क्या था सैंड स्टोन, सिलिका, उसके बाद कार्बोनेट, लाइम स्टोन, ठीक है। ये इसी के बेसिस पे। अब इस फिगर को कैसे समझते हैं, यहाँ पर लाइम स्टोन हमारा क्या है, 100% है। जब हम इधर की तरफ जाएंगे तो हमारा क्या होगा, 90, 80, 70, 60, 50, यहाँ जाके हमारा लाइम स्टोन क्या होगा, 0 होगा। सेम हमारा क्ले के लिए 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40 ऐसे करते हुए। सिलिका के लिए सिलिका यहाँ पे 100, 90, 80, 70, 60 करके यहाँ पे सिलिका 0, ठीक। ऐसे ग्राफ को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्ले। तो जहाँ पे क्ले, यहाँ पे क्या होगा, क्ले 100% होगा। इधर की तरफ जाएंगे तो क्ले कम डिक्रीज़ होते चला जाएगा, इधर की तरफ जाएंगे तो क्ले हमारा डिक्रीज़ होते चला जाएगा। तो यहाँ पे 70% अगर हमारा क्या है, क्ले है। क्ले यहाँ पे कितना था, 100, 80, 90, 80 और 70। क्ले हमारा यहाँ पे कितना, 70%। बाकी जो हमारा 30% है वो इसमें ये सब आएगा, ठीक। तो अब बात कर रहे हैं, क्ले हमारा यहाँ पे 100% है, तो इस एरिया में जो हमारा होगा वो क्या होगा, क्ले स्टोन होगा। वैसे ही हमारा लाइम स्टोन वाला एरिया, लाइम जहाँ 100% लाइम स्टोन, सिलिका जहाँ होगा तो सैंड। इसी सैंड स्टोन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जहाँ पे सिलिका परसेंटेज कितना है, 70% से ज़्यादा है, ठीक है। और 30% में हमारा क्ले और लाइम स्टोन हो सकता है, ठीक। अब इसी बेसिस पे हमारा फर्दर और क्लासिफाई किया है। यहाँ पे हमारा लाइम स्टोन, ठीक। अब उससे नीचे की तरफ आते हैं, ये डिवाइडिंग लाइन है, इधर आर्जिलिशियस लाइम स्टोन। आर्जिलिशियस करने का क्या मतलब हुआ, ये क्ले जो है
इसके कारण यहाँ पे आर्जिलिशियस टर्म यूज़ हो रहा है। अब आर्जिलिशियस फाइन ग्रेन सेडिमेंट के लिए यूज़ हो रहा है सेडिमेंट्री रॉक के लिए यूज़ हो रहा है, फाइन ग्रेन सेडिमेंट्री रॉक के लिए। क्ले हमारा क्या है, फाइन ग्रेन है, इसलिए हमारा आर्जिलिशियस लाइमस्टोन। अब इसमें देखो प्रीफिक्स लगा हुआ है आर्जिलिशियस लाइमस्टोन, आर्जिलिशियस लाइमस्टोन। अब क्या है, जो प्रीफिक्स में लगता है उसका रेशियो हमारा बहुत कम होता है, मतलब यहाँ पे लाइमस्टोन का डोमिनेंस है, उसमें थोड़ा सा आर्जिलिशियस मतलब थोड़ा सा क्ले मिनरल्स मिल जा रहा है हमको। फिर यहीं नीचे आए तो कैलकेरियस क्ले स्टोन, मतलब मेजॉरिटी क्या है हमारा, क्ले स्टोन है। यहाँ मेजॉरिटी क्या था हमारा, लाइमस्टोन का था, उसमें आर्जिलिशियस मिक्स था, मतलब एक ऐसा रॉक जो कि मैक्सिमम उसमें लाइमस्टोन है और थोड़ा सा उसमें क्ले का सेडिमेंट है, तो उस तरह को बोलेंगे आर्जिलिशियस लाइमस्टोन। अब कैलकेरियस सैंडस्टोन में हमारा मेजॉरिटी क्या होगा, क्ले स्टोन, मतलब जो रॉक होगा वो क्ले स्टोन होगा, लेकिन उसमें कैलकेरियस मतलब कार्बोनेट का कंपोजिशन थोड़ा सा होगा, फिर ये हमारा क्ले स्टोन। ठीक है, अब ये है सैंडी क्ले स्टोन, क्यों, क्योंकि इधर किसका रीज़न है, सैंड का रीज़न है, तो मेजॉरिटी हमारा क्ले स्टोन, सैंड का परसेंटेज थोड़ा सा इसमें। उसी तरह यहाँ से सैंडी लाइमस्टोन, मतलब लाइमस्टोन ज़्यादा है, सैंड का परसेंटेज कम है। यहाँ पे कैलकेरियस सैंडस्टोन का परसेंटेज ज़्यादा है, कैलकेरियस कार्बोनेट परसेंटेज बहुत कम है। आर्जिलिशियस सैंडस्टोन, आर्जिलिशियस किसके लिए लगा, क्ले के लिए लगा। सैंडस्टोन हमारा मेजॉरिटी सिलिका इधर की तरफ है, हमारा इधर की तरफ सिलिका, मेजॉरिटी हमारा किसका, सिलिका का है, तो सिलिका के लिए हम लगाए सैंडस्टोन। अब थोड़ा सा उसमें क्ले है, इसलिए आर्जिलिशियस सैंडस्टोन। ठीक है, तो ये इस क्लासिफाई करने का तरीका था उसका। तो ये डायग्राम हमारा इम्पोर्टेंट था, इसको याद भी करना होगा, एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस भी आते हैं, फील्ड के बारे में पूछा जाएगा, यहाँ कौन सा रॉक होगा। तो प्रीफिक्स वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया है ना, जो प्रीफिक्स में लगा हुआ है उसका रेशियो बहुत कम है। ठीक है, वो उस रॉक को हल्का सा मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, इसलिए उस प्रीफिक्स में उसका नाम ऐड कर दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैच्योरिटी का। जैसे जैसे समय बीतता है वैसे ही हम लोग मैच्योर होते हैं, वैसे ही रॉक्स के साथ भी है। ठीक है, उसके साथ भी है कि वो मैच्योरिटी उसके अंदर आता है। तो दो तरीके से इसके अंदर मैच्योरिटी आता है, पहला है फिजिकली, दूसरा है केमिकली। ठीक है, इन दो तरीक़ों से उस रॉक्स उस सेडिमेंट के अंदर मैच्योरिटी आता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं केमिकल मैच्योरिटी का। केमिकल मैच्योरिटी मतलब कि जो भी रॉक होगा या सेडिमेंट होगा हमारा, वो केमिकली मैच्योर होगा, मतलब उसके अंदर जो केमिकल पाया जाएगा, जो केमिकल से वो बना होगा, वो जो सेडिमेंट है या रॉक है हमारा क्या होगा, मैच्योर होगा। मैच्योर करने का क्या मतलब हुआ कि हमारा कोई भी जो रॉक है वो वेदरिंग प्रोसेस से गुजरेगा, वेदरिंग होगा, उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन होगा, ये सब प्रोसेस होगा। ठीक है, तो उसके कारण जो भी हमारा अनस्टेबल मिनरल्स है जो कि उसके अंदर होगा, वो क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बचेगा कौन, वो जो केमिकली स्टेबल होगा। ठीक है, जो बचेगा कौन, जो कि हमारा केमिकली स्टेबल होगा। तो वेदरिंग इरोजन के साथ साथ क्या होगा कि केमिकली स्टेबल मिनरल का परसेंटेज जो है वो हमेशा इंक्रीज़ करते रहेगा। क्यों, क्योंकि जो अनस्टेबल मिनरल्स है वो वहाँ से डिस्ट्रॉय होके दूर ट्रांसपोर्ट होते चले जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा हमारा केमिकली जो मैच्योर मिनरल है वो कौन है, हमारा क्वार्ट्ज। ठीक है, ये क्वार्ट्ज है। ये क्या है कि स्टेबल मिनरल अगर मिल रहा है उसमें क्वार्ट्ज का क्या होगा, सबसे ज़्यादा एबंडेंस होगा। और सबसे ज़्यादा अनस्टेबल मिनरल्स कौन सा है, तो फेल्ड्स्पार। ठीक है, बॉयल्स रिएक्शन सीरीज़ में आप देख सकते हैं कि क्वार्ट्ज हमारा सबसे स्टेबल है, सबसे नीचे है। ठीक है, वो सबसे लास्ट में क्रिस्टलाइज करेगा और सबसे लास्ट में वेदर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फेल्ड्स्पार जो है वो सबसे ऊपर में है, वो सबसे पहले क्या होता है, वेदर होगा। तो फेल्ड्स्पार जो है वो अनस्टेबल मिनरल को बताता है। ठीक है, और वो कॉमन एग्जांपल है हमारा अनस्टेबल मिनरल का। तो अब इन दोनों का रेशियो को अगर हम चेक कर ले, ठीक है, सबसे हाईएस्ट स्टेबिलिटी वाला क्वार्ट्ज, सबसे लोएस्ट स्टेबिलिटी वाला हमारा फेल्ड्स्पार, इन दोनों को रेशियो को अगर हम चेक कर ले तो इससे हम बता पाएंगे कि हमारा रॉक जो है वो केमिकली मैच्योर है कि नहीं। ठीक है, तो केमिकल मैच्योरिटी का हमारा क्या फार्मूला हो गया, क्वार्ट्ज बाय फेल्ड्स्पार। ठीक है, अगर किसी रॉक में फेल्ड्स्पार का रेशियो कम होगा, मतलब डिनोमिनेटर हमारा जब कम होगा तो हमारा केमिकल मैच्योरिटी क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा।
और हमारा जब फेल्डस्पार का रेशियो ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा केमिकल मैच्योरिटी क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। ठीक, वैसे ही हमारा क्वार्ट्ज का परसेंटेज ज़्यादा, केमिकल मैच्योरिटी ज़्यादा, क्वार्ट्ज का परसेंटेज कम, केमिकल मैच्योरिटी कम। ठीक है, तो ये तरीका था हमारा केमिकल मैच्योरिटी को पता करने का, जिसमें हम लोग क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार को कंसीडर करते हैं। अब कोई रॉक केमिकली मैच्योर हो गया है, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहली बार में ही उस रॉक का कोई रॉक है उसका वेदरिंग हुआ, इरोजन हुआ और वो केमिकली मैच्योर हो गया। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक बार में ही हो जाए। इसके लिए 2 या 2 से ज़्यादा साइकिल लग सकता है। मतलब कि हमारा कोई रॉक है वो वेदर होके टुकड़ों टुकड़ों सेडिमेंट में टूट गया और वो कहीं आके डिपॉजिट हो गया, अभी भी वो मैच्योर नहीं है, क्योंकि उसमें सिलिका परसेंटेज मतलब क्वार्ट्ज हमारा ज़्यादा नहीं है। अब वो जो टूटा हुआ सेडिमेंट है उसका फिर से वेदरिंग होगा, फिर इरोजन होगा, फिर वो फर्दर और छोटे पार्टिकल्स में टूटेगा। ठीक है, अब उसको देखा जाएगा कि अब वो है कि नहीं उसमें क्वार्ट्ज का अबंडेंस। अब है तो ठीक है, नहीं है तो फिर उसका वेदरिंग होगा। तब तक वेदरिंग होगा जब तक उसके साथ जितना भी अनस्टेबल मिनरल्स है वो सब सेपरेट ना हो जाए। इसलिए केमिकल मैच्योरिटी गेन करने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा साइकिल भी लग सकता है इसमें। ठीक है, तब जाके वो क्वार्ट्ज प्रॉपर क्वार्ट्ज प्योर क्वार्ट्ज सैंड्स लेके आएगा वहाँ पे, तभी तो वो हमारा केमिकली मैच्योर होगा। तो केमिकल मैच्योरिटी हो गया। अब हम आते हैं फिजिकल या टेक्सचरल मैच्योरिटी के बारे में। अब ये कैसे हम लोग पता करेंगे, तो जो टेक्सचर है वो किसी सेडिमेंट का चेंज कब होता है, जब हमारा रॉक का वेदरिंग या इरोजन होगा। मतलब कोई भी सेडिमेंट जब उसको क्या करेंगे, वेदर करेंगे, और वेदर करने के बाद वो कहीं जाकर डिपॉजिट होगा। ठीक है, मतलब डिपॉजिट होने का मतलब है कि उसमें अब ट्रांसपोर्टेशन नहीं आ रहा है, मतलब उसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फिजिकल मैच्योरिटी हमारा क्या हुआ कि रॉक का वेदर होने से डिपॉजिट होने तक के बीच में जो उसके अंदर चेंजेस आया है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन के कारण उसके अंदर जो चेंजेस आया है वो चेंजेस को बताएगा हमारा फिजिकल मैच्योरिटी, या दोनों उसको बोलते हैं टेक्सचरल मैच्योरिटी। तो ट्रांसपोर्टेशन के कारण इसके अंदर क्या चेंजेस आएगा, इसका जो है डिग्री ऑफ सॉर्टिंग इंक्रीज़ करेगा। सॉर्टिंग क्या था हमारा, सॉर्टिंग हमारा क्या था कि एक ही साइज़ का ग्रेन, इस फिगर को देखिए, एक ही साइज़ का ग्रेन पूरे रॉक में हमारा अकर कर रहा है। मतलब ये रॉक क्या है, वेल सॉर्टेड है। ठीक है, ये रॉक क्या है, वेल सॉर्टेड है। अगर कोई रॉक ऐसा मिलता जिसमें एक इतना बड़ा, एक इतना छोटा, एक इतना बड़ा, डिफरेंट साइज़ का हमारा रॉक का फॉर्मेशन, इसमें सेडिमेंट का साइज़ मिलता, तो ये क्या है, अनसॉर्टेड, या इसको बोलते हैं पुअरली सॉर्टेड। ठीक है, ठीक, ये हमारा वेल सॉर्टेड हो गया, ये हमारा अनसॉर्टेड हो गया, या पुअरली सॉर्टेड हो गया। तो एक टाइप का ग्रेन मिल रहा है तो वो हमारा वेल सॉर्टेड। तो हमारा क्या हुआ कि कोई भी सेडिमेंट यहाँ था हमारा, उसका वेदरिंग होके ये टुकड़े टुकड़ों में यहाँ टूट के यहाँ मिला। ठीक है, ये डिफरेंट टुकड़ों में यहाँ पे मिल रहा है हमको। तो अब ट्रांसपोर्टेशन के कारण हम क्या देख रहे हैं फिजिकल मैच्योरिटी में, कि वो जो ग्रेन्स है वो वेल सॉर्टेड है कि नहीं, मतलब जो भी ग्रेन साइज़ है वो सब सेम साइज़ का है कि नहीं। अगर है तो वो फिजिकली मैच्योर है, अगर वो नहीं है सेम साइज़ का तो वो हमारा फिजिकली मैच्योर नहीं है। तो हमारा इस क्या क्या चेंजेस आया कि जैसे ही हम फिजिकल मैच्योरिटी की बात करेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि हमारा डिग्री ऑफ सॉर्टिंग इंक्रीज़ किया है कि नहीं किया है। साथ में क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स कंटेंट जो है वो कम होना चाहिए। ठीक है, मैट्रिक्स कंटेंट मतलब कोई भी रॉक हमारा 4 चीज़ से बनता है, सेडिमेंट है ना, पोर स्पेसेस, सीमेंट और मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ मैट्रिक्स परसेंटेज क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जैसे जैसे फिजिकल मैच्योरिटी या टेक्सचरल मैच्योरिटी बढ़ेगा हमारा सॉर्टिंग इंक्रीज़ करेगा, साथ में हमारा मैट्रिक्स कंटेंट है वो क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। तो अब हम ये क्ले कंटेंट, मतलब क्ले का कंटेंट किसी रॉक में
देख के हम ये बता पाएंगे कि वो रॉक हमारा टेक्सचरली मैच्योर है कि नहीं है। पहला तो हम देख लिए कि सॉर्टिंग चेक कर लिए, सॉर्टिंग अगर अच्छा है तो मैच्योर है, सॉर्टिंग अच्छा नहीं तो मैच्योर नहीं है। दूसरा क्ले कंटेंट, क्ले हमारा जनरली मैट्रिक्स का काम करता है, तो मैट्रिक्स अगर हमारा उसमें बहुत कम है या नहीं है तो हमारा मैच्योर है, और मैट्रिक्स बहुत भरा हुआ है तो ये क्या है, इमैच्योर रॉक है हमारा। तो फिजिकल मैच्योरेशन चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ग्रेन बाय मैट्रिक्स का रेशियो चेक करेंगे। मैट्रिक्स अगर ज़्यादा होगा तो हमारा मैच्योरिटी कम होगा, मैट्रिक्स अगर कम होगा तो हमारा फिजिकल मैच्योरिटी ज़्यादा होगा। तो क्ले कंटेंट बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है फिजिकल मैच्योरिटी को पता करने के लिए। अब केमिकल मैच्योरिटी और फिजिकल मैच्योरिटी दोनों को इंटरलिंक करते हैं। तो अब है एक नया कॉन्सेप्ट आया कि हमारा जो केमिकली मैच्योर रॉक है वो फिजिकली मैच्योर ज़रूरी नहीं है कि होगा। ठीक है, जो केमिकली मैच्योर है वो फिजिकली इमैच्योर हो सकता है, जो फिजिकली मैच्योर है वो केमिकली इमैच्योर हो सकता है। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि कोई फिजिकली मैच्योर है तो वो केमिकल मैच्योर होगा ही होगा। ठीक है, अब देखो कोई हमारा रॉक है जिसमें हमारा सबसे बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है किसका, क्वार्ट्ज का, मतलब क्वार्ट्ज ग्रेन उसमें भरा हुआ है। अब क्वार्ट्ज ज़्यादा है इसका मतलब है कि वो क्या है, केमिकली मैच्योर है ना। क्वार्ट्ज ही बताता है, क्वार्ट्ज बाय फेल्डस्पार रेशियो ही बताता है कि हमारा जो ग्रेन है वो फिजिकली केमिकली मैच्योर है कि नहीं है। तो केमिकली मैच्योर है हमारा क्योंकि उसमें क्वार्ट्ज तो है। अब उस क्वार्ट्ज के साथ हमको बहुत सारा क्ले मिल गया, तो क्या ये फिजिकली मैच्योर हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि क्ले अगर ज़्यादा मिल जाएगा तो ये फिजिकली मैच्योर नहीं होगा। तो वो हमारा क्वार्ट्ज जिसमें क्ले कंटेंट है ना, तो वो क्या है, वो केमिकली मैच्योर तो है लेकिन फिजिकली मैच्योर नहीं है। ठीक है ना। अब इसका उल्टा करते हैं कि फिजिकली मैच्योर कराते हैं। फिजिकल मैच्योर होने के लिए क्या होना पड़ेगा, मैट्रिक्स फ्री होना पड़ेगा, मतलब ग्रेन्स जो है वो हमारा अच्छे से सॉर्टेड है और उसमें मैट्रिक्स बिल्कुल नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा, फिजिकली मैच्योर हो गया। लेकिन जो ग्रेन्स है वो क्वार्ट्ज का ग्रेन नहीं है, वो अब फेल्डस्पार का ग्रेन है। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, ये केमिकली इमैच्योर हो गया, है ना। मतलब फिजिकली मैच्योर तो हो गया क्योंकि इसमें मैट्रिक्स और वेल सॉर्टेड था, लेकिन केमिकली मैच्योर नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि इसमें क्वार्ट्ज का ग्रेन्स का परसेंटेज ज़्यादा नहीं था। तो हो गया ना, एक हमारा फिजिकली मैच्योर था, एक केमिकली इमैच्योर, एक केमिकली मैच्योर, एक फिजिकली इमैच्योर। ठीक है, तो दोनों तरह के कंडीशन जो है वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। तो अब कोई भी रॉक हमारा आकर करता है तो जब उसका वेदरिंग और इरोजन हो रहा है तो वो अल्टीमेटली क्या करना चाहेगा, अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा। स्टेबल करने के लिए वो क्या करेगा, अपने आप को फिजिकली मैच्योरिटी लाने की कोशिश करेगा, केमिकली मैच्योरिटी लाने की कोशिश करेगा। तो अल्टीमेटली वो अपने आप को स्टेबल करना चाह रहा है ना। तो अब इस वाले फिगर को देखो, ये हमारा मैट्रिक्स, मतलब यहाँ पे मैट्रिक्स हमारा 100 फिगर को ऐसे पढ़ते हैं, यहाँ पे आके 50 हो जाएगा, 30 40 30 20 10, यहाँ मैट्रिक्स 0, यहाँ अनस्टेबल ग्रेन 100%, इधर 0, स्टेबल ग्रेन 100%, यहाँ 0, इस तरीके से पढ़ते हैं। तो जब हम मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स से दूर जा रहे हैं, मतलब यहाँ मैट्रिक्स हमारा 100%, रॉक हमारा क्या, फिजिकली इमैच्योर, मतलब क्योंकि मैट्रिक्स भरा हुआ है यहाँ पे तो फिजिकली इमैच्योर। और अगर कोई रॉक इस मैट्रिक्स से दूर जा रहा है, मतलब उसके अंदर क्या चेंज आ रहा है, फिजिकली वो मैच्योर हो रहा है, मतलब उसमें टेक्सचरल मैच्योरिटी आ रहा है। मैट्रिक्स से दूर जा रहा है, मैट्रिक्स से दूर जाने का मतलब क्या हुआ, मैट्रिक्स का परसेंटेज कम होना है, तो जब दूर जा रहा है तो यहाँ पे टेक्सचरल मैच्योरिटी इंक्रीज कर रहा है। अब आया अनस्टेबल ग्रेन, अनस्टेबल ग्रेन यहाँ पे 100% है। अनस्टेबल ग्रेन क्या डिसाइड करेगा, हमारा केमिकल मैच्योरिटी। तो अब यहाँ पे अगर फेल्डस्पार बहुत ज़्यादा है तो वो केमिकली इमैच्योर है। अब जब इससे दूर जा रहा है, मतलब अनस्टेबल ग्रेन का परसेंटेज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो वो मैच्योरिटी को गेन करने जा रहा है। तो कौन सा मैच्योरिटी अटेन कर रहा है, केमिकल मैच्योरिटी। मैट्रिक्स से दूर जा रहा है टेक्सचरल, केमिकल से दूर जा रहा है, अनस्टेबल से दूर जा रहा है केमिकल। तो अल्टीमेटली इसका नेट मैच्योरिटी किधर, इधर स्टेबल ग्रेन की तरफ। अल्टीमेटली इस जो भी रॉक इस फील्ड में या इस फील्ड में आकर कर रहे हैं उनको स्टेबल ग्रेन्स में जाना है। उसके लिए वो अपना मैट्रिक्स को
रिलीज़ करेंगे, अनस्टेबल ग्रेन्स को रिलीज़ करेंगे ताकि वो स्टेबल ग्रेन के एरिया में जा सके। तो दोनों जो प्रोसेस है वो हमारा वो साइमल्टेनियसली हो रहा है, मतलब एक साथ हो रहा है। कौन? फिजिकल मैच्योरिटी और केमिकल मैच्योरिटी, एल्बिएट एट डिफरेंट रेट। वो डिफरेंट रेट से हो रहा है लेकिन एक साथ हो रहा है। कौन? फिजिकल और केमिकल मैच्योरिटी। अब जो नेट टेंडेंसी हमारा सेडिमेंट का वो किधर मूव करने का टेंडेंसी है? उधर है स्टेबल ग्रेन वाले एरिया में। ठीक है, अब ये स्टेबल ग्रेन बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही साइकिल में बन जाए, वो पीछे हम बताए थे। उसके लिए उसको 2 या 2 से ज़्यादा भी साइकिल जो है उसको करना पड़ेगा ताकि वो स्टेबल ग्रेन्स वाले फील्ड में जा सके। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं फेल्डस्पार का। फेल्डस्पार जो है वो क्या है कि बहुत कॉमन है, रॉक्स में जनरली मिल जाता है, हर रॉक्स में मिलता है लगभग। ठीक है, और ये वॉल्यूमेट्रिक एबंडेंट है। ठीक है, मतलब कि चारों हर रॉक में भर भर के होता है। ठीक है, और ये क्या है? सबसे ज़्यादा अनस्टेबल मिनरल का एग्जांपल है ना। जब से ज़्यादा फेल्डस्पार होगा तो सबसे अनस्टेबल रॉक। तो ये जो रॉक है वो हमें क्या बताएगा? केमिकली इमैच्योरिटी को बताएगा वो, क्योंकि फेल्डस्पार केमिकल इमैच्योरिटी को बताता है। और क्वार्ट्ज हमारा क्या करेगा कि वो सबसे ज़्यादा स्टेबल मिनरल है, वो हमको क्या करेगा? केमिकल स्टेबिलिटी को बताएगा, मतलब मैच्योरिटी को बताएगा। ठीक, ये तो पीछे भी पढ़े थे। नेक्स्ट बात करते हैं, एरेनाइट वर्ड यूज़ होगा। अब एरेनाइट वर्ड यूज़ करने का क्या मतलब है? ये वर्ड को याद रखो। एरेनाइट वर्ड जहाँ भी यूज़ होगा इसका मतलब है कि वो टेक्सचरली मैच्योर होगा। टेक्सचरली मैच्योर करने का क्या मतलब हुआ कि उसमें जो क्ले कंटेंट है, मतलब मैट्रिक्स कंटेंट क्या होगा? कम होगा। देखो मैट्रिक्स कंटेंट क्या है? लेस देन 15%। मैट्रिक्स परसेंट क्या है? बहुत कम है, इसलिए ये क्या है? टेक्सचरली मैच्योर। तो कोई भी रॉक अगर उसमें एरेनाइट्स वर्ड ऐड है इसका मतलब होगा कि वो टेक्सचरली मैच्योर होगा। वहीं अगर कोई भी रॉक जिसमें वैक्स लगा हुआ है, ठीक है, तो उसका क्या मतलब होगा कि वो टेक्सचरली इमैच्योर है। क्यों? क्योंकि उसमें मैट्रिक्स परसेंट 75% के आसपास है। ठीक है, 15 से 75% के बीच में। वैक इमैच्योर होगा, एरेनाइट हमारा टेक्सचरली मैच्योर होगा। अब एक और टर्म आता है हमारा ऑर्थोकॉर्डाइट। ठीक है, ऑर्थोकॉर्डाइट हमारा टर्म यूज़ होगा कि बात करते हैं कि क्वार्ट्ज हमारा क्या है कि स्टेबल है। ठीक है, वेदर नहीं होगा जल्दी। तो उसमें एक और ऑर्थोकॉर्डाइट एक टर्म आया जो कि प्योरेस्ट है, मतलब प्योरेस्ट ऑफ ऑल क्वार्ट्ज एंड मोस्ट स्टेबल ऑफ ऑल। जितना भी क्वार्ट्ज है उन सबों क्वार्ट्ज में सबसे प्योर और सबसे स्टेबल, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ऑर्थोकॉर्डाइट। अब सैंडस्टोन को क्लासिफाई किया है तो सैंडस्टोन में हमारा क्या हो सकता है? मेजॉरिटी हमारा क्वार्ट्ज होगा। ठीक है, क्योंकि वो क्वार्ट्ज सबसे ज़्यादा एबंडेंस किसका होगा? क्वार्ट्ज का होगा। नेक्स्ट हमारा फेल्डस्पार होगा और इधर हमारा क्ले मिनरल्स होगा। अभी बताए हैं कि वैक्स और एरेनाइट टर्म यूज़ करने का। अब ये क्ले यहाँ पे 100% है। अब क्ले इधर की तरफ जब हम आएंगे तो क्ले का परसेंटेज क्या होगा? डिक्रीज़ करेगा। इधर की तरफ आएंगे क्ले हमारा डिक्रीज़ करेगा, इधर की तरफ आएंगे क्ले हमारा डिक्रीज़ करेगा। तो यहाँ पे क्ले हमारा 100% था, ये 75% से ज़्यादा जिस भी रॉक में क्ले मिलेगा वो सब हमारा क्या हो जाएगा? मड रॉक हो जाएगा। लेकिन 75% और 15%, अभी पीछे पड़े थे, वैक टर्म यूज़ किसके लिए हो रहा था? जहाँ पे हमारा मैट्रिक्स परसेंटेज 15 से 75% तक रहेगा। तो वैक जो टर्म है वो कहाँ के लिए यूज़ हुआ? 15 से 75 के लिए वैक्स यूज़ हुआ। और 75 से अगर ज़्यादा परसेंटेज है हमारा मैट्रिक्स का, मतलब क्ले मिनरल्स का, तो वो मड रॉक। और 15 से कम क्या आया? एरेनाइट्स आया। तो टर्म क्लियर है, एरेनाइट्स, वैक्स और मड रॉक कब यूज़ करेंगे हम, है ना। मैट्रिक्स को देख लेंगे, मैट्रिक्स कितना परसेंटेज है, वो जितना परसेंटेज हमारा मैट्रिक्स होगा जिस फील्ड में लाई करेगा वो हमारा मड रॉक, वैक्स और एरेनाइट्स, इस तरह से हम इसको नेम कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वार्ट्ज को देखते हैं। यहाँ पे हमारा क्वार्ट्ज 100% है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वार्ट्ज 100% है। ये एरिया 95% जब हमारा क्वार्ट्ज होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्थोकॉर्डाइट। अभी पीछे एक टर्म बताए थे
और तो इसका ऑर्थोक्वार्जाइट का वो क्या था हमारा कि प्योरेस्ट, सबसे प्योर है, ठीक है, क्योंकि 95% क्वार्ज है उसमें। कोई और मिनरल का एबंडेंस क्या होगा, 5% के अंदर ही होगा, मतलब बहुत कम होगा। तो ऑर्थोक्वार्जाइट प्योरेस्ट है और सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, वो हम यूज़ करेंगे ऑर्थोक्वार्जाइट के लिए। इसमें क्वार्ज का परसेंटेज 95% से ज़्यादा होगा। अब इस एरिया में हमारा प्रोटोक्वार्जाइट यूज़ होता है, ऑर्थोक्वार्जाइट और प्रोटोक्वार्जाइट, मतलब कि 95% से ज़्यादा अगर हुआ तो हमारा क्या हुआ, क्वार्जाइट, और उससे कम हुआ तो हमारा प्रोटोक्वार्जाइट। ठीक, अब जहाँ जिस रॉक में आर्कोस की बात करते हैं, जहाँ पे फेल्ड्स्पार और क्वार्ट्ज, यहाँ पे फेल्ड्स्पार हमारा कितना होगा, यहाँ पे 50 के आसपास होगा, क्वार्ट्ज भी हमारा क्या होगा, 50 के आसपास होगा। यहाँ इस पॉइंट की बात करें तो वो रीजन जहाँ पे हमारा फेल्ड्स्पार 60% से लेके 75% तक और क्वार्ट्ज हमारा 75% से लेके 40% तक, इस एरिया में हमारा आर्कोस अकर करेगा, है ना। हर का परसेंटेज जो है वो, क्वार्ट्ज का परसेंटेज कितना हो सकता है, क्वार्ट्ज का परसेंटेज हो सकता है 75 से लेके 40% तक में क्वार्ट्ज हो सकता है, और फेल्ड्स्पार हमारा 60 से लेके 75% तक, है ना। इस बीच इस रेंजेस में जो हमारा लाई करेगा वो हमारा हो जाएगा क्वार्ट्ज। ठीक है, फिर यहाँ आ गया वैक क्यों यूज़ हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमारा 75 से 15 के बीच का एरिया है, इसमें हम लोग वैक यूज़ करेंगे। और हम लोग क्वार्ट्ज क्यों यूज़ किए हैं, क्योंकि इस एरिया, अगर हम इस कोने की बात करें, यहाँ पे अबंडेंस किसका है, क्ले मिनरल्स का है। क्वार्ट्ज यहाँ पे क्या कर रहा है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा है उसको, तो प्रीफिक्स में हम क्वार्ट्ज यूज़ किए हैं। ठीक, फिर इसी एरिया में है, ये एरिया पूरा क्लियर है, इस एरिया में क्या होगा, 75 से 15 के बीच में हमारा वैक यूज़ होता है। ठीक है, तो ये ग्रे वैक यूज़ होगा। ठीक है, ग्रे वैक का क्या कंपोजिशन होगा, फेल्ड्स्पार भी होगा, क्ले भी होगा, क्वार्ट्ज होगा। क्वार्ट्ज सबसे कम होगा, क्योंकि क्वार्ट्ज देखो क्वार्ट्ज से सबसे दूर है, लेकिन क्ले और फेल्ड्स्पार से नज़दीक है, मतलब ये दोनों कुछ परसेंटेज तक होंगे, लेकिन ये क्या होगा, बहुत कम होगा। ठीक है, किस में, ग्रे वैक में। ठीक है, सबका एरिया क्लियर हो गया। ये हो गया क्ले स्टोन का एरिया, ये होगा फेल्ड्स्पार का एरिया, ये हो गया क्वार्ट्ज का। आर्कोस पता हो गया, आर्कोस इंपॉर्टेंट रॉक है, पूछा जाता है किस एरिया में लाई करेगा। ठीक है, ये क्या, अब नेक्स्ट फिगर देखते हैं। चलो अब इस फिगर को समझो, ये फिगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर हमारा टेक्सटाइल मैच्योरिटी बढ़ रहा है, इधर की तरफ टेक्सटाइल मैच्योरिटी बढ़ रहा है, मतलब ये सब हमारा टेक्सचुरली इमेच्योर रॉक है, जो इधर की तरफ जाएंगे तो हमारा टेक्सचुरली मैच्योरिटी बढ़ेगा। टेक्सटाइल मैच्योरिटी बढ़ने का क्या मतलब हुआ कि इसका सॉर्टिंग बढ़ेगा और मैट्रिक्स कंटेंट कम होगा, क्ले कंटेंट कम होगा, इधर की तरफ आएंगे तब। और इधर की तरफ हमारा क्या हो रहा है, मिनरलॉजिकल मैच्योरिटी आ रहा है, मतलब केमिकल मैच्योरिटी आ रहा है। मतलब इधर से जब हम इधर की तरफ जाएंगे तो हमारा क्वार्ट्ज का रेशियो बढ़ते चला जाएगा, फेल्ड्स्पार का रेशियो कम होता जाएगा। इधर से इधर आएंगे तो हमारा सॉर्टिंग बढ़ेगा, मैट्रिक्स कंटेंट कम होगा। इधर से इधर जाएंगे तो हमारा क्वार्ट्ज का रेशियो बढ़ेगा, फेल्ड्स्पार हमारा कम होगा। अब ये जो होगा ये सबसे स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि इधर टेक्सटाइल मैच्योरिटी बढ़ा, इधर केमिकल मैच्योरिटी, इसके पास सब मैच्योरिटी है, टेक्सटाइल भी है और केमिकल भी है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसका नाम क्या मिला, क्वार्ज अरेनाइट। ठीक है, क्वार्ज इसमें है और अरेनाइट वर्ड किसके लिए यूज होता है, मैट्रिक्स फ्री के लिए। मैट्रिक्स फ्री के लिए हमारा क्या होता है, अरेनाइट वर्ड यूज़ होता है, जहाँ पे लेस देन 15% हमारा मैट्रिक्स कंटेंट होता है। यहाँ मैट्रिक्स कम है, मैच्योर, कौन सा मैच्योरिटी हुआ, टेक्सटाइल मैच्योरिटी, और क्वार्ज भरा हुआ है मिनरलॉजिकल मैच्योरिटी। ठीक है, मिनरलॉजिकल मैच्योरिटी को ही बोलते हैं केमिकल मैच्योरिटी। ठीक, और अब इस कोना वाले रॉक की बात करते हैं, ये सबसे मैच्योर और ये सबसे इमैच्योर। अब देखो इसमें यूज़ किया हुआ है लिथिक वैक यूज़ हो गया। वैक मतलब क्या, 15 से 75% तक का इसमें क्या है, मैट्रिक्स कंटेंट है। ठीक, और लिथिक है, कौन सा ग्रेन है वो क्लियर नहीं है। लिथिक मतलब क्या हुआ कि रॉक का फ्रैगमेंट है, कौन सा रॉक का फ्रैगमेंट है ये तो क्लियर नहीं है कि इसमें क्वार्ज है कि फेल्ड्स्पार है। ठीक, तो ये लिथिक फ्रैगमेंट भरा हुआ है इसमें, और वैक का अबंडेंस मतलब मड का परसेंटेज 15 से 75% तक भरा हुआ है, तो ये क्या होगा, ये जो है सबसे इमेच्योर रॉक। ठीक,
सबसे मैच्योर ये, सबसे इमेच्योर ये। इधर से इधर की तरफ जाएंगे हमारा मिनरलॉजिकल मैच्योरिटी बढ़ेगा, इधर से इधर की तरफ जाएंगे हमारा टेक्सचुरल मैच्योरिटी बढ़ेगा। अब उसी तरह कोई भी एक रॉक लेते हैं, जैसे ये देखो क्वार्ट्ज वैक, ये इधर की तरफ हमारा क्या था, टेक्सचुरल मैच्योरिटी बढ़ रहा था। क्वार्ट्ज भरा हुआ है, ठीक है, क्वार्ट्ज के ग्रेन है इसमें, मतलब वो मिनरलॉजिकली मैच्योर है, लेकिन इसमें वैक है, मतलब मैट्रिक्स परसेंटेज भरा हुआ है, तो वो क्या हो गया, टेक्सचुरली इमेच्योर हो गया। ठीक, अब आते हैं इसमें आर्कोजिक सेमाइट में। इसमें क्या, आर्कोज किसके लिए यूज होता है, फेल्डस्पार के लिए, फेल्डस्पार है और सेमाइट्स है। सेमाइट्स मतलब क्या हुआ, सेमाइट टर्म जो है वो ग्रेन साइज के लिए रिप्रेजेंट होता है, मतलब जैसे रुडासियस, आर्नेसियस, आर्जिलिसियस होता है, वैसे ही सेफाइट, सेमाइट और पेलाइट होता है। तो सेमाइट जो है, सेफाइट जो है वो बड़ा ग्रेन के लिए यूज़ होगा, सेमाइट उससे छोटा के लिए, और पेलाइट्स जो है वो सबसे छोटा के लिए यूज़ होगा। तो सेमाइट है तो इसमें ग्रेन साइज़ क्या है, इससे बड़ा है, ठीक है। ये सेफाइट था, सेफाइट से सेमाइट हुआ, ठीक है, इसका एरेनाइट होगा या पेलाइट्स जो भी बोलिए, ठीक है। तो सेमाइट्स, तो इसका इसमें आर्कोजिक मतलब फेल्डस्पार कंटेंट है। तो ये फेल्डस्पार कंटेंट होने का क्या मतलब हुआ कि इसमें ये मिनरलॉजिकली इमेच्योर है, ठीक। इसी तरह आते हैं लिथिक एरेनाइट, ये देखो लिथिक एरेनाइट। एरेनाइट कहने का क्या मतलब हुआ कि इसमें टेक्सचुरली वो क्या है, मैच्योर है, क्योंकि उसमें मैट्रिक्स का परसेंटेज क्या है, बहुत कम है। नेक्स्ट लिथिक वर्ड टर्म हुआ है इसमें, मतलब इसमें क्लियर नहीं है कि ये जो रॉक है वो फेल्डस्पार से बना है कि क्वार्ट्ज से बना है, तो ये क्या हो गया, ये भी हमारा इमेच्योर हो गया, ठीक है। अब इस वाले फिगर को देखो, ये हमारा इधर क्ले का परसेंटेज है और इधर हमारा क्या हो रहा है कि ग्रेन साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है 0.1 मिलीमीटर से, ये हमारा 0.5 मिलीमीटर साइज़ तक हमारा ग्रेन साइज़ इंक्रीज़ किया। तो ये ग्राफ बना हुआ है यहाँ पे, ये ग्राफ क्या बता रहा है कि जैसे हम ग्रेन साइज़ इंक्रीज़ कर रहे हैं, हमारा जो क्ले परसेंटेज है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब कि विथ इंक्रीज़ इन ग्रेन साइज देर इज़ ए डिक्रीज़ इन परसेंटेज ऑफ क्ले। तो ग्रेन साइज जब हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमारा क्ले का जो परसेंटेज है वो हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट, तो अब इस वाले नेक्स्ट फिगर को समझो, ये हमारा एक ट्रायंगल है ना, सैंडस्टोन क्लासिफिकेशन भी पढ़ रहे हैं अभी, क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार और लिथिक ग्रेन्स। यहाँ पे हमारा जो मैट्रिक्स कंटेंट है वो क्या है, जीरो है। देखो मैट्रिक्स कंटेंट क्या है, यहाँ जीरो। जब इधर की तरफ जाएंगे, 3D फिगर समझो, एक ट्रायंगल के पीछे दूसरा ट्रायंगल है, इसके पीछे फिर आगे ट्रायंगल है हमारा। तो यहाँ पे हमारा जो मैट्रिक्स परसेंटेज है वो क्या है, जीरो। तो यहाँ पे क्या कभी भी टर्म वैक यूज़ होगा? वैक टर्म किसके लिए यूज़ होता है, जहाँ पे हमारा 15% से 75% के बीच में हमारा क्या होगा, मैट्रिक्स होगा हमारा। यहाँ पे तो मैट्रिक्स जीरो है, तो जनरली यहाँ क्या यूज़ होगा, 15% से कम के लिए क्या यूज़ होता है, अरेनाइट। तो अब यहाँ पे लिथिक ग्रेन्स है हमारा, मतलब रॉक फ्रैगमेंट है। तो लिथिक ग्रेन्स, अब ये इस एरिया में जो रॉक होगा हमारा वो क्या होगा, लिथिक एरेनाइट होगा, क्योंकि मैट्रिक्स तो है ही नहीं। इस एरिया में जो ग्रेन होगा वो हमारा फेल्डस्पैथिक एरेनाइट होगा, क्योंकि फिर मैट्रिक्स है ही नहीं। इस एरिया में हमारा क्वार्ट्ज एरेनाइट होगा, क्योंकि मैट्रिक्स है ही नहीं, ठीक है। ये हमारा ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल समझ में आ गया। अब क्या है कि ये देखो इंक्रीजिंग फील्ड स्टेबिलिटी, जब हम फेल्डस्पार से ऊपर की तरफ क्वार्ट्ज की तरफ जाएंगे तो मिनरल स्टेबिलिटी बढ़ेगा, ये तो पता है। क्वार्ट्ज का रेशियो जब बढ़ेगा तो मिनरल स्टेबिलिटी बढ़ेगा, ठीक। और जब हम मैट्रिक्स कंटेंट जीरो से उधर की तरफ जाएंगे, मैट्रिक्स की तरफ, तो हमारा टेक्सचुरल मैच्योरिटी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। वापस आएंगे तो क्या होगा, टेक्सचुरल मैच्योरिटी हमारा इंक्रीज़ होगा। इस एरिया में हमारा जो भी सैंडस्टोन अकर करेगा, मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा हमारा क्वार्ट्ज का परसेंटेज होगा, वो हमारा सबसे ज़्यादा मैच्योर होगा। तो यहाँ भी जो भी इस एपेक्स के एरिया के आसपास हमारा लाई करेगा वो सब हमारा क्या होगा, मैच्योर सैंडस्टोन होगा, ठीक। इधर की तरफ जाएंगे, अब मैट्रिक्स। अब इस ट्रायंगल पे आते हैं, जहाँ पे इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के बीच में मान लो कोई एक ट्रायंगल है, उसके बीच में आते हैं। यहाँ पे हमारा सबसे पहले इस ट्रायंगल की बात करते हैं। इस ट्रायंगल में हमारा 50% मैट्रिक्स है, मतलब सीधा है कि यहाँ पे जो टर्म है वो एरेनाइट से क्या हो जाएगा, वैक हो जाएगा। तो अब यहाँ क्या बनेगा, क्वार्ट्ज एरेनाइट यहाँ बनता था, अब क्या बनेगा यहाँ पे,
क्वार्ट्ज वैक। अब ये हमारा फेल्सपैथिक एरेनाइट का एरिया था, अभी इसमें क्या बनेगा, फेल्सपैथिक वैक। और ये हमारा लिथिक वैक का एरिया था, ये हमारा क्या बनेगा, लिथिक वैक। अब कोई और यहाँ पे एक और ट्रायंगल हम बनाते हैं तो उसमें भी हमारा जो मैट्रिक्स परसेंटेज है वो 15 से 50 के बीच में ही होगा, तो वहाँ भी टर्म क्या होगा, यूज वैक ही होगा। तो वहाँ उसके लिए हमारा इस फील्ड के लिए हमारा क्वार्ट्ज के लिए क्या हो जाएगा, क्वार्ट्ज वैक, फेल्सपैथिक वैक, लिथिक वैक। ठीक, तो मैट्रिक्स परसेंट ही है जो कि नाम को चेंज कर रहा है, मतलब हमारा नाम जो है वो एरेनाइट से वैक हो जा रहा है। अब जब हमारा मैट्रिक्स परसेंट 50% से ज़्यादा होगा, उस केस में हम उस रॉक का क्या नाम देंगे, वो सीधा सीधा हो जाएगा मड स्टोन, क्योंकि 50% से ज़्यादा हमारा हो गया क्या, मैट्रिक्स। तो अब जो रिमेनिंग परसेंटेज है फेल्सपार और लिथिक का, वो क्या होगा, बहुत कम होगा। तो हमारा परसेंटेज किसका ज़्यादा है, मैट्रिक्स में, वो भी मड का ज़्यादा है, तो हमारा रॉक जो हो जाएगा वो हो जाएगा मड स्टोन। ये फिगर इंपॉर्टेंट था। अब इस वाले फिगर को देखते हैं। देखो यहाँ पे क्वार्ट्ज, फेल्सपार और रॉक फ्रैगमेंट सब सैंडस्टोन क्लासिफिकेशन ही है। अब डिफरेंट हमारा परसेंटेज फेल्सपार, क्वार्ट्ज और रॉक फ्रैगमेंट के डिफरेंट परसेंटेज पे उसका नाम बदल जाता है, ठीक है, उसी पे। तो हमारा यहाँ फेल्सपार 100, इधर 50, इधर 10, इधर फेल्सपार 0, क्वार्ट्ज 100 0, क्वार्ट्ज 100 0, रॉक यहाँ पे 100, यहाँ 50, यहाँ पे 0। ठीक, तो यहाँ पे 5%, ये कौन सा आया था, क्या पढ़े थे, ऑर्थोक्वार्ट्जाइट, पीछे पढ़े थे हम लोग। अब ये आर्कोस की बात करते हैं। आर्कोस में क्या है कि हमारा फेल्सपार कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा, क्वार्ट्ज परसेंट जो है वो हमारा कितना होगा, 75% से लेके, मतलब 75% से नीचे तक होगा, मतलब कम तक, 75% से लेके 20% ऐसे, क्योंकि यहाँ 75% पर हमारा क्वार्ट्ज है, इधर जाएंगे तो क्वार्ट्ज हमारा क्या होगा, कम होते जाएगा, फेल्सपार का परसेंटेज हमारा इंक्रीज होते जाएगा। तो 50% से ज़्यादा इसमें देखने को मिल रहा है हमारा यहाँ पे फेल्सपार का परसेंटेज। ठीक, अब उससे ऊपर एक जोन है जो कि हमारा है सब आर्कोस, मतलब इसमें फेल्सपार तो है, फेल्सपार कितना है, यहाँ पे 25% फेल्सपार है हमारा, मतलब 25% से कम है हमारा फेल्सपार, लेकिन ज़्यादातर इसमें क्वार्ट्ज है। तो यही यहाँ पे क्या क्या काम हो गया, सब आर्कोस, मतलब आर्कोस तो नहीं बना क्योंकि इसका परसेंटेज ज़्यादा नहीं है फेल्सपार का परसेंटेज कम है, तो उसके लिए एक टर्म यूज़ हो गया सब आर्कोस। ये टर्म क्वार्ट्ज एरेनाइट या ऑर्थोक्वार्ट्जाइट दोनों सेम है। क्वार्ट्ज एरेनाइट क्योंकि इसमें क्वार्ट्ज का परसेंटेज 95% है, मैट्रिक्स 0 है, फेल्सपार बहुत कम है, ठीक है, तो ये ऑर्थोक्वार्ट्जाइट हो गया। फिर इसी एरिया में इधर की तरफ आएँ तो सबलिथिक, सब लिथेरेनाइट, मतलब यहाँ पे क्या है, एरेनाइट, लिथेरेनाइट। जैसे ये आर्कोस था, इसमें फेल्सपार का परसेंटेज बहुत ज़्यादा था, क्वार्ट्ज था लेकिन कम था, तो इसका आर्कोस नाम दिया। वैसे ही यहाँ पे लिथेरेनाइट, क्योंकि लिथ का परसेंटेज क्या है, थोड़ा सा है, एरेनाइट ज़्यादा है हमारा, ठीक ना। इसी तरह इस वाले फील्ड में आए, इसमें क्या है, फेल्सपार भी है, रॉक फ्रैगमेंट भी है और क्वार्ट्ज भी है। क्वार्ट्ज का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, इसलिए लिथिक इसके लिए यूज हुआ, लिथिक इसके लिए सब आर्कोज, लिथिक सब आर्कोज यहाँ के लिए आया। क्वार्ट्ज तो है ही, तो उसको उतना कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है, तो लिथिक सब आर्कोज। यहाँ पे क्या था, लिथिक एरेनाइट, लिथिक भरा हुआ है, ठीक, एरेनाइट मैट्रिक्स फ्री। फिर ये हमारा हो गया लिथिक आर्कोज। ये देखो लिथिक यहाँ पे प्रीफिक्स यूज़ हुआ किसके लिए, इसके लिए, क्योंकि इसका परसेंटेज कम है। यहाँ पे मेन हमारा मेजॉरिटी किसका, आर्कोस का है, लिथिक हमारा यहाँ पे कम है, तो ये हमारा हो गया लिथिक आर्कोस। आर्कोस डोमिनेंस कर रहा है यहाँ पे, आर्कोस बहुत ज़्यादा कंटेंट है, फेल्सपार कंटेंट, लिथिक थोड़ा है। अब यही देखो यहाँ उल्टा हो गया, फेल्सपैथिक लिथेरेनाइट। अब ये फील्ड किसका है, लिथेरेनाइट का फील्ड है, लेकिन फेल्सपार क्या है, इसमें कम है, तो इसमें फेल्सपार जो है वो प्रीफिक्स की तरह यूज़ हुआ, तो फेल्सपैथिक लिथेरेनाइट इस फील्ड का नाम आया। अभी हम पीछे पढ़े थे कि हमारा जो क्ले परसेंटेज है वो ग्रेन के साइज़ इंक्रीज़ होने से क्ले परसेंटेज हमारा क्या होता है, डिक्रीज़ करता है। इधर देखिए हमारा परसेंटेज और इधर है हमारा ग्रेन साइज़। ग्रेन साइज़ इधर से इधर की तरफ हमारा क्या आ रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। तो ग्रेन साइज़ जब इंक्रीज़ कर रहा था तो हमारा क्ले परसेंटेज डिक्रीज़ कर रहा था, लेकिन यहाँ पे लिथिक ग्रेन्स हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। जब हम ग्रेन साइज़ बढ़ा रहे हैं तो हमारा लिथिक ग्रेन्स जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। अब बात करते हैं माइका और हेवी मिनरल्स का। तो जब हम ग्रेन साइज़
इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा माइका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। हेवी मिनरल्स क्या हो रहा है हमारा, कम हो रहा है। ठीक है, हमारा हेवी मिनरल क्यों डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि जब हेवी मिनरल का जब हम बरियल इंक्रीज़ कर दे रहे हैं वहाँ पे, तो उस मिनरल्स का वो हेवी मिनरल जो है वो अनस्टेबल हो जा रहा है और वो उसका डिसोल्यूशन हो जा रहा है। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या बना, ओवरऑल हमारा कंसेप्ट बना कि जब हम ग्रेन साइज़ इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा माइका, हेवी मिनरल्स क्या होगा, ये सब डिक्रीज़ करेगा, साथ साथ क्ले परसेंट भी, है ना। ग्रेन साइज इंक्रीज़ किए तो हमारा माइका, हेवी मिनरल्स और क्ले परसेंटेज, ये तीनों क्या हुआ, डिक्रीज़ हुआ। माइका, हेवी मिनरल्स और क्ले परसेंट ये डिक्रीज़ हुआ। और हमारा इंक्रीज़ क्या हुआ, लिथिक ग्रेन्स हमारा इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, कंसेप्ट यही है कि ग्रेन साइज इंक्रीज़ कर रहे हैं तो माइका, हेवी मिनरल्स और क्ले परसेंट हमारा डिक्रीज़ कर रहा है, लेकिन लिथिक ग्रेन्स हमारा इंक्रीज़ कर रहा है। यही कॉन्सेप्ट था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे इसके बारे में और बताएंगे। ठीक है, टिल देन थैंक यू।